नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधानों में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में अवलोकन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस विवेचना का चौथा और अंतिम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। अभी तक हमने सहभागी अवलोकन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे सरल अनियंत्रित अवलोकन का दूसरा प्रकार, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, असहभागी अवलोकन. As the name itself implies, in this type of observation, the observer does not participate in group activities but observes them as a neutral observer. तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में एक सदस्य के रूप में भाग नहीं लेता है, बल्कि एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के रूप में सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन करता है. It is believed that when the researcher does not participate in the group activities, he is more better placed to analyze group behavior in an unbiased and objective manner. तो सहभागी अवलोकन के साथ एक समस्या यह थी कि चूँकि जो अवलोकन करता है वह समूह का सदस्य बन जाता है, तो उसका समूह के साथ एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है और फिर वह निष्पक्ष अध्ययन नहीं कर पाता है. उसके अध्ययन में पक्षपात पूर्ण प्रवृत्तियां पैदा होने लगती हैं और वह वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर पाता है. किंतु जब वह समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, बल्कि एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के रूप में समूह की गतिविधियों का अवलोकन करता है, तो वह अधिक बेहतर स्थिति में होता है समूह के व्यवहार का तटस्थ, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के लिए. और इसलिए सहभागी की तुलना में कुछ लोग असहभागी अवलोकन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. This non-participant observation can be conducted in 3 ways. तो विद्वानों का यह मानना है कि हम असहभागी अवलोकन को 3 तरीकों से कर सकते हैं. पहला, फिजिकल सेपरेशन यानी भौतिक पृथक्करण, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने समूह से छिप करके कुछ दूरी पर रह करके अपने सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन कर सकता है. दूसरा है मेंटल सेपरेशन, मानसिक पृथक्करण, बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ क्राउड. तो दूसरा तरीका यह है कि वह उपस्थित तो रहे, लेकिन इस तरह से कि सदस्यों को उसकी उपस्थिति का भान ना हो. वह भीड़ का हिस्सा बन करके अपने सदस्यों के व्यवहारों का अध्ययन कर सकता है. और तीसरा तरीका है बाय एक्सेप्टिंग सम नेचुरल प्लेस इन द ग्रुप लाइक टेकिंग अप अ जॉब. और एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वह समूह में किसी नौकरी को स्वीकार कर ले और इससे भी जो उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें पता नहीं लगेगा कि वह उनके बीच एक अवलोकनकर्ता के रूप में उपस्थित है और वे अपना सामान्य व्यवहार करते रहेंगे. तो इस तरह से वह कहते हैं कि ये 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए से असहभागी अवलोकन किया जा सकता है. द प्रोसेस ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, असहभागी अवलोकन की प्रक्रिया. गुडे एंड हार्ट मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विथ रिगार्ड टू नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो गुडे एंड हार्ट से आप लोग अब सभी परिचित हैं. चर्चित अनुसंधान पद्धति शास्त्री हैं और उनका ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विचार है, एक व्यू है असहभागी अवलोकन के बारे में. वे कहते हैं, दे से दैट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू ओकेजन्स there is no specific provision or role or pattern for this non-member who is always present but never participates. This may make both the group as well as the observer uncomfortable. तो जब असहभागी अवलोकन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो वो कहते हैं एक समस्या जो इस मेथड के साथ है वह यह है कि अगर कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ दें जिसमें कि हमारा अवलोकनकर्ता कोई नौकरी कर रहा है ग्रुप में, उस परिस्थिति को छोड़ दें तो फिर प्रायः असहभागी अवलोकन थोड़ा मुश्किल होता है.
खासतौर से अगर समूह छोटा है, जैसे हम किसी परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें अगर अवलोकनकर्ता उपस्थित रहता है और परिवार की गतिविधियों में बिना भाग लिए एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के रूप में सदा उपस्थित रहता है, तो सदस्यों के लिए ये बहुत असहज करने वाली स्थिति होगी और स्वयं अवलोकनकर्ता के लिए भी यह बहुत ही असहज स्थिति हो सकती है। तो वो ये कह रहे हैं कि चाहे बहुत छोटा समूह हो या बड़ा भी समूह हो, अगर अवलोकनकर्ता लगातार वहाँ उपस्थित रहता है लेकिन समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, तो फिर इससे समूह के सदस्य असहज हो सकते हैं और स्वयं अवलोकनकर्ता भी कभी कभार असहज महसूस कर सकता है। तो इस तरह की स्थिति में सही अध्ययन या वैध अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। Gooden had explained that non-participant observation is actually quasi-participant observation. तो कहते हैं वास्तव में असहभागी अवलोकन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वह जो सही शब्द है उसके लिए वह है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्थात जो अवलोकन करता होता है वह एक मेंबर की तरह, एक सदस्य के रूप में तो समूह में की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह समूह के सदस्यों के साथ कुछ इस तरह का एक रैपो, एक सौहार्द स्थापित करता है और समूह में एक ऐसा स्थान बना लेता है जिसमें वो सदस्यों के साथ सहज हो जाता है और वह समूह के मेंबर की तरह सभी गतिविधियों में तो भाग नहीं लेता, लेकिन कुछ गतिविधियों में भाग लेता है। ऐसा करने से जो समूह के सदस्य हैं वो उसके साथ सहज हो जाते हैं और किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट न तो सदस्यों को होता है और न ही जो अवलोकन करता है उसे होता है। तो इसलिए वह कहते हैं कि असहभागी अवलोकन के स्थान पर क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अर्ध सहभागी अवलोकन होना चाहिए। In this type of observation, the researcher enters the group in such a way that he is accepted easily by the group. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, अनुसंधानकर्ता जो है वो बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार समूह में प्रवेश करता है कि समूह के सदस्य उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और फिर वे अपने दैनंदिन व्यवहार में, अपने सामान्य रूटीन व्यवहार में उसकी उपस्थिति से असहज भी नहीं होते हैं। He does not participate in all the activities of the group as a member, but participates in some and acts as an independent observer in others. तो वह समूह की सभी गतिविधियों में एक सामान्य सदस्य के रूप में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह कुछ गतिविधियों में ज़रूर सहभागिता करता है, लेकिन अधिकांश गतिविधियों में नहीं करता और एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के रूप में वह अपने ग्रुप के मेंबर्स का, सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन करता है। Lepley's notable study of the European working class and Lynn's notable study named Middletown are classic examples of studies based on quasi-participant observation. तो इस तरह के असहभागी अवलोकन का प्रयोग करके अनेक विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी अध्ययन किए हैं, जिनमें दो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक तो लीप्ले का अध्ययन है जो उन्होंने यूरोपीय वर्किंग क्लास का, यूरोपीय मध्यम वर्ग का अध्ययन किया था, और दूसरा लिंड का जो बहुत ही चर्चित मिडिल टाउन नाम से जो अध्ययन है। वे दोनों ही अध्ययन वास्तव में क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, असहभागी अवलोकन की पद्धति से किए गए हैं। तो इस तरह से यह जो विधि है असहभागी अवलोकन की, यह वास्तव में अनुसंधानकर्ता को अवसर देती है कि वह समूह का एक ऐसा स्वीकृत हिस्सा बन जाए जिससे वह समूह में उपस्थित रह करके, समूह में विद्यमान रह करके और समूह के व्यवहारों का निष्पक्ष ढंग से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी बायस के, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन कर सके। तो अभी तक हमने सरल अनियंत्रित अवलोकन की पद्धति को देखा, जिसमें हमने सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन दोनों ही अवलोकन के प्रकारों को देखा।
अब इसके बाद जो अवलोकन का दूसरा प्रकार है, जिसे हम व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन कहते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, व्यवस्थित अवलोकन एक तरह का नियंत्रित अवलोकन होता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता जो अवलोकन करता है उस पर भी कुछ नियंत्रण होते हैं, और जो अवलोकित समूह है जिसका कि अवलोकन किया जा रहा है, उसे भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से गुजारा जाता है, और उन विशिष्ट परिस्थितियों में उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी प्रयोगात्मक अध्ययन होते हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं, जहाँ पर हम कार्य कारण संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ हम किसी तरह का सिद्धांत निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हम कोई जनरलाइजेशंस करना चाहते हैं, सामान्यीकरण करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हम वेरिएबल्स के बीच, दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, अर्थात जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं, प्रयोगात्मक अध्ययन होते हैं, वहाँ पर हम प्रायः नियंत्रित अवलोकन का ही प्रयोग करते हैं। Simple uncontrolled observation is useful in exploratory studies. तो जो सरल अनियंत्रित अवलोकन है, जिसमें न तो अवलोकनकर्ता पर कोई नियंत्रण होता है और न ही अवलोकित समूह पर किसी तरह का नियंत्रण होता है, इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है या अवलोकन है, वह अन्वेषणात्मक जो अध्ययन होते हैं, जहाँ हम विषय के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ हम किसी घटना के बारे में या किसी समूह के बारे में कुछ प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर तो सरल अनियंत्रित अवलोकन उपयोगी होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी हम प्रयोग करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हम कार्य कारण संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हम सिद्धांत निर्माण करना चाहते हैं, वहाँ पर फिर यह उपयोगी नहीं रहता है। However, in order to understand, generalize, and establish causal relations between variables, he needs more precise and accurate information that can be verified and tested. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य केवल प्रारंभिक जानकारियाँ या एक सामान्य जानकारी प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि उसे कार्य कारण संबंध स्थापित करने होते, तब उसे अधिक परिशुद्ध, अधिक निश्चित सूचनाएं चाहिए होती हैं, ऐसी सूचनाएं जिनको जांच किया जा सके, जिनका परीक्षण किया जा सके। So for this purpose, a more systematic and standardized procedure called systematic observation is used. तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम एक अधिक व्यवस्थित और मानकीकृत प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसे हम व्यवस्थित अवलोकन या नियंत्रित अवलोकन कहते हैं। This is called systematic or controlled observation. Control over the observer is exercised by handing over a list of questions or standardized test or scale or inventory to the researcher to collect information. तो इस प्रकार के अध्ययन में, इस तरह के अवलोकन में, जो अवलोकन करता है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे कोई परीक्षण या कोई स्केल यानी प्रमाप पहले से दे दिया जाता है, और उस प्रमाप का उपयोग करके, उस स्केल का उपयोग करके, या उस टेस्ट या परीक्षण का उपयोग करके, या उस इन्वेंट्री का उपयोग करके वो लोगों के व्यवहारों का मापन करता है, या अपने सदस्यों के व्यवहारों को समझता है, उसको रिकॉर्ड करता है। The entire process could be photographed or filmed. और इसके अंतर्गत जो पूरा तथ्य संकलन की जो प्रक्रिया है, जो पूरी अवलोकन की प्रक्रिया है, उसको या तो उसका फ़ोटोज़ खींची जाती हैं या उनकी फिल्म बनाई जाती है, ताकि उस प्रक्रिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, वह सब हमारे सामने रिकॉर्ड में, फिल्म के रूप में या तस्वीर के रूप में हमारे पास आ जाता है। If the intent of the research is to analyze the normal spontaneous behavior of the units, no control is exercised over the units under study.
अगर अनुसंधान का उद्देश्य यह है कि हम अपने उत्तरदाताओं का जो सामान्य और स्वयंस्फूर्त व्यवहार है, जैसा स्पॉन्टेनियस, जैसा उनका वास्तविक और प्राकृतिक व्यवहार है, हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो फिर तो हमारे जो अवलोकित समूह है उस पर हम किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, केवल अवलोकनकर्ता पर ही नियंत्रण होता है. However, if the impact of any specific condition or variable is to be studied, then the observed units are made to go through certain specific conditions and their behavior is observed in those conditions. लेकिन अगर हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे उत्तरदाताओं पर कुछ खास दशाओं का या कुछ खास परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, या किसी खास चर का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से गुजारा जाता है, उन्हें कुछ विशिष्ट स्टिमुलस उद्दीपन दिए जाते हैं और उन उद्दीपनों पर उनके रिस्पॉन्स को, उनकी प्रतिक्रिया को देखा जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है. और इस प्रकार जो हमारे उत्तरदाता हैं उनको भी कुछ नियंत्रित परिस्थितियों से गुजारा जाता है और उन नियंत्रित परिस्थितियों में उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है. तो इस तरह से कई बार जब हमें दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने होते हैं, तब हम इस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग करते हैं. तो इस तरह से जो नियंत्रित अवलोकन है वो दो तरीक़े से किया जा सकता है. पहला तरीका तो यह है कि केवल जो अवलोकन करता है उसी पर नियंत्रण होता है, उसे ही कुछ खास टूल्स दे दिए जाते हैं, कुछ यंत्र दे दिए जाते हैं, कुछ स्केल्स, कुछ प्रमाप, कुछ टेस्ट, कुछ परीक्षण दे दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग करके वो अवलोकन की प्रक्रिया को संपादित करता है. लेकिन कई बार दोनों, जो अवलोकन करता है और साथ ही जो अवलोकित समूह है, उसको भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से गुजारा जाता है, या कुछ खास उद्दीपन दिए जाते हैं, स्टिमुलस दिए जाते हैं, और उन उद्दीपनों के संदर्भ में उनके प्रतिक्रियाओं या व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है. तो इस तरह से दोनों पर नियंत्रण होता है, अवलोकनकर्ता पर भी नियंत्रण होता है और अवलोकित समूह पर भी नियंत्रण होता है. तो कौन सी तरीके का प्रयोग किया जाएगा, यह हमारे अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है. तो इस तरह से हम अवलोकन का प्रयोग करके सामाजिक अनुसंधानों में तथ्यों का संकलन कर सकते हैं. और अवलोकन की जो विधि है, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि यह एक ही समय में सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक प्रविधि है, और सभी साइंसेस में, नेचुरल साइंसेस में भी और सोशल साइंसेस में भी तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है. गुडेन हैट ने इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि सभी विज्ञान अवलोकन से ही प्रारंभ करते हैं. सबसे पहले हम किसी घटना को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं. न्यूटन ने भी सेब को गिरते हुए देखा था, और उसी के बाद उन्होंने इतना महत्वपूर्ण जो ग्रेविटी का नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसको प्रतिपादित किया था. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विज्ञान हो, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो, उसका प्रारंभ अवलोकन से ही होता है. और अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी निष्कर्ष हैं, उनको वैलिडेट करने के लिए, उनको सही सिद्ध करने के लिए प्रत्येक विज्ञान को अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है. तो इस तरह से विज्ञान का प्रारंभ और विज्ञान का अंतिम सत्यापन अवलोकन के माध्यम से ही होता है, और इसलिए अवलोकन का प्रत्येक विज्ञान में बहुत महत्व होता है. तो अवलोकन के संदर्भ में आपको इतना ही पढ़ना है. मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आपको दी गई इन वीडियोस के ज़रिए, वो आपके लिए उपयोगी रही होगी. आप लोगों के जो भी फीडबैक हैं, जो भी विचार हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, उनका इंतज़ार रहेगा. आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने सवाल पूछ सकते हैं. आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.